सो हेलो एवरीवन। आज एनसीईआरटी की 11th क्लास की एंशियंट हिस्ट्री में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चैप्टर 11 डिस्कस कर रहे हैं और टॉपिक का नाम है राइज ऑफ मगध। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मगध इतना बड़ा महान साम्राज्य बन पाया जिसको मगध साम्राज्य बोलते हैं। तो उन सारे पहलुओं पर आज नजर डालेंगे। माय नेम इज शुभम एंड यू आर वाचिंग आईएएस सोशल चैनल। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो इन फैक्टर्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डालेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है, सवाल ये है कि अमंग ऑल महाजनपद वाई मगध इमर्ज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, इतने सारे महाजनपद, 16 महाजनपद हमने देखे और 16 महाजनपद होने के बावजूद भी सिर्फ मगध ही इतना महान क्यों बन पाया, सबसे मजबूत बनकर कैसे उभर पाया, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है जोग्राफिकल फैक्टर। तो अगर आप मगध को देखें, ठीक है, तो मगध लोकेटेड था नदियां, पहाड़, ठीक है, रिवर। रिवर से क्या आएगा? रिवर से मिलेगा पानी। पानी ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, पीने के लिए। पानी इरिगेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, ठीक है। फिर नदियों से आएगा फर्टाइल सॉइल विच इज गुड फॉर एग्रीकल्चर। नदियों से फायदा होगा ट्रांसपोर्ट का। पहले सड़कें इतनी नहीं थी, तो रिवर waterways were important channel of transport and communication, ठीक है। फिर रिवर एक और फायदा करती थी, ये एक तरीके से नेचुरल फ्रंटियर का भी काम करती थी कि दुश्मन सेना आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। अगर उसे अटैक करना है तो पहले उसे नदी क्रॉस करनी पड़ेगी, जो कि उस समय काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। अब बात आती है, दूसरा है माउंटेन्स। अब माउंटेन से फायदा ये होगा कि माउंटेन्स एक तरीके से नेचुरल फ्रंटियर नेचुरल फ्रंटियर का काम करते थे। एटलीस्ट नॉर्थ से, नॉर्थ वाला जो रीजन है, नॉर्थ वाज प्रोटेक्टेड। ठीक है, नॉर्थ वाज प्रोटेक्टेड। अगर आप मगध की राजधानी देखें तो पहले मगध की राजधानी जो है राजगीर हुआ करती थी। ठीक है, राजगीर जो कि बहुत सारे हिल्स से सराउंडेड था। ठीक है, जिसकी वजह से राजगीर जो राजधानी थी वो दुश्मन के हमले से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड थी। बाद में जो राजधानी है वो राजगीर से उठाकर इसको कर दिया गया पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा सोन, गंगा, गंधक, इन नदियों से घिरा हुआ था। इसी वजह से इसको हम जल दुर्ग भी कहते थे। जल दुर्ग, अ फोर्ट विच वॉज सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज। अगला जोग्राफिकल फैक्टर है वो है आपका फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से मिलता था आपको एलिफेंट, जो कि युद्ध में काफ़ी ज़्यादा काम आता था। हाथी, हाथी को आप ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो रसद है वो कैरी कर सकता है हाथी। हाथी को कई बार लोग, राजा और ये जितने भी इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं वो हाथी पर बैठते थे और उसके ऊपर मेटल का एक हौदा होता था जिससे मेन जो ऑफिसर्स हैं उनको आप बचा कर भी रख सकते हैं युद्ध के मैदान में। और कई बार क्या करते थे लोग कि हाथी को पूरी तरीके से बख्तर बंद करके, ठीक है, उसको कवच पहना के, मेटल की शीट्स पहना के उसको, और काफ़ी शराब पिलाकर दुश्मन की सेना के ऊपर छोड़ दिया करते थे और हाथी दौड़ता जाता था और दुश्मन की सेना को कुचल दिया करता था। ठीक है, तो एलिफेंट मिलता था और इन्हीं जंगलों से मिलते थे आपके बहुत सारे ट्राइब्स। बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे जिनको आप सोल्जर्स के रूप में रिक्रूट कर सकते हैं। और इन्हीं जंगलों से मिलता था टिम्बर, लकड़ी। और उस समय लकड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अ, चाहे आपको महल बनाना हो, चाहे आपको रथ बनाना हो, चाहे आपको कोई गुलेल बनानी हो, या इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है, वो लकड़ी की ही बनती थी। ठीक है, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल फैक्टर है वो है आयरन
माइंस। ठीक है, अगर आप देखें छोटा नागपुर प्लेटू हो गया या हजारीबाग जो प्लेटू हो गया, ये झारखंड छत्तीसगढ़, ये जो पूरा ये वाला एरिया है, अगर आप ये पूरा एरिया देखें तो दिस इज रिच इन आयरन एंड कोल माइंस। तो ये वाला एरिया जो है आयरन और कोल माइंस के लिए फेमस था, और जिसके पास भी लोहे और कोयले के ऊपर कब्जा होगा वही सबसे महान, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर पाएगा। तो मगध के पास ये दोनों इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद थे। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर हो गया। अगला है पॉलिटिकल फैक्टर। तो मगध की बात करें तो मगध वॉज रूल्ड बाय एबल रूलर्स, जैसे बिंबिसार, अजात शत्रु, महापद्म, महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद हो गए, फिर चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, फिर अशोक हो गए। तो मगध में हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स ने राज्य किया। और अगर आप बिंबिसार और अजात शत्रु की बात करें, बिंबिसार और अजात शत्रु की अगर आप बात करें तो इन्होंने अपना साम्राज्य मैट्रिमोनियल अलायंसेस से अपने साम्राज्य को बढ़ाने में काफ़ी मदद करी। मतलब कि आप किसी दूसरे महाजनपद के राजा की बेटी राजकुमारी से शादी कर लीजिए, आप उसके साथ पीस एस्टैब्लिश कर लीजिए, या अगर मौका या कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो आप उस राज्य को आप अपने राज्य में भी मिला सकते हैं मौका पड़ने पर। तो ये सारे फायदे बेसिकली मगध को हुए, क्योंकि मगध पे का एक तरीके से लक था मगध का कि वहां पर जितने भी राजाओं ने राज्य किया, मोस्टली काफी अच्छे राजाओं ने राज्य किया। ठीक है, अगला आता है सोशल फैक्टर्स। तो अगर आप देखें तो बाकी महाजनपद के कंपैरिजन में जो मगध की सोसाइटी थी वो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव थी, सोसाइटी थोड़ी प्रोग्रेसिव थी। यहाँ पर जो ब्रह्मैनिकल जो ऑर्थोडॉक्सी है वो उतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, सोसाइटी प्रोग्रेसिव थी, ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी कम थी, इस वजह से सोसाइटी जो है एक तरीके से हार्ड वर्किंग थी। वर्ण का जो ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस हैं वो भी सोसाइटी जो है, वर्ण जो था वो भी मगध सोसाइटी में थोड़ा सा मॉडरेट था। इट वाज नॉट एट एज स्ट्रिक्ट द वे इट वाज इन अदर महाजनपद। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोशल फैक्टर। अगला आता है इकोनॉमिक फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर में अगर आप देखें तो मगध के पास इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स थे, जैसे कि ताम्रलिप्ति, ठीक है, जहां से ट्रेड एंड कॉमर्स होता था। मगध में मेटेलिक करेंसी भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी, काफ़ी कॉमन थी। और मेटेलिक करेंसी होने की वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला। और जैसा कि मैंने बताया, आयरन एंड जो कोल माइंस थी, इसमें भी मगध की शक्ति को बढ़ाने में काफ़ी मदद करी। तो ये हो गए आपके इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन सी अलग अलग डायनेस्टीज थी जिन्होंने मगध पर समय समय पर शासन किया। तो सबसे पहले आते हैं हरेनका, फिर शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंगाज, कानवाज, फिर बाद में गुप्ताज और पालाज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं जिन्होंने समय समय पर मगध के ऊपर शासन किया। इन्होंने किस तरीके से, कौन कौन से इंपॉर्टेंट राजा थे, किस राजा ने अपने समय काल में कौन सा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, ये सारी चीज़ें अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे, ऑल द बेस्ट। और लेक्चर को सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिए, एंड ऑल्सो शेयर दीज लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस कंटेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे, ऑल द बेस्ट।